अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम आज एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आज हम इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं और इसकी क्लासिफिकेशन को भी स्टडी करेंगे। तो इसके सबसे पहले इसके हम चैप्टर के नेम की तरफ आते हैं। चैप्टर का नेम है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक वर्ड एरोमा से है और एरोमा का मतलब होता है फ्रैग्रेंट। मतलब ये सब्सटेंसेस जब इनको नाम दिया गया था, जब ये डिस्कवर हुए थे, तो उस वक्त जो कंपाउंड्स डिस्कवर हुए थे तो उनके जितने भी कंपाउंड्स है एरोमेटिक से रिलेटेड, वो सारे के सारे उनके अंदर एक स्पेसिफिक उनकी खुशबू होती थी, उनकी एक स्मेल होती थी। तो इसी बेस पर उन तमाम कंपाउंड्स को वो जो एरोमेटिक फॉर्म में थे, जो एक रिंग स्ट्रक्चर में पाए जाते थे, उनको इस तरह एरोमेटिक का नाम दिया गया। और उनमें सबसे बेसिक जो था वो बेंजीन है। ये हम आगे चल के इसको डिटेल से देखते हैं किस तरह से इसकी डिस्कवरी हुई थी। और दूसरा वर्ड है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, ये दो इसके अंदर वर्ड्स मुश्तमिल हैं। एक है हाइड्रो मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन है, और दूसरा कार्बन एटम है। मतलब एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या है? वो तमाम कंपाउंड्स जो साइक्लिक फॉर्म में हो, एरोमेटिक फॉर्म में हो, एक रिंग स्ट्रक्चर में पाए जाएँ। और वो कौन से एटम्स होने चाहिए? उनमें जो एक एसेंशियल एलिमेंट होगा वो कार्बन एटम है, कि कार्बन एटम उस रिंग के अंदर मौजूद होगा और कार्बन एटम की वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा ये हाइड्रोजन एटम। मतलब कार्बन और हाइड्रोजन एटम अगर रिंग स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद हैं तो आपके पास जो कंपाउंड बनेगा वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। अब हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन भी इस तरह की थी, या हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड का वर्ड यूज़ किया था। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बेसिकली यही होते हैं, वो तमाम कंपाउंड्स जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स मौजूद हों, उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है ना? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास हैं ये जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन एटम हों। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं इनके डेफिनेशन की तरफ। एरोमेटिक कंपाउंड्स या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं और इनको कहाँ से ड्राइव किया गया, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और इनको क्लासीफाई किस तरह किया गया। और फिर आ जाता है इसका नोमेनक्लेचर आ जाएगा, फिर आगे इसके जो है हिस्ट्री आ जाएगी कि एरोमेटिक कंपाउंड्स में सबसे बेसिक पॉइंट जो हमारे पास है वो बेंजीन है। वो बेंजीन जो बेसिक पॉइंट है, बेसिक जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो बेंजीन। कि बेंजीन किस तरह से, बेंजीन से हम एक नए प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, बेंजीन आपस में अटैच होकर डिफरेंट प्रोडक्ट्स किस तरह से बनते हैं और इनको कहाँ कहाँ हम अपनी डेली लाइफ के अंदर इस्तेमाल करते हैं, सारी चीज़ें वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, एरोमेटिक कंपाउंड्स इंक्लूड बेंजीन एंड ऑल दोज कंपाउंड्स दैट आर स्ट्रक्चरली रिलेटेड टू बेंजीन। मतलब कि सबसे बेसिक पॉइंट इसमें क्या नज़र आ रहा है आपको कि इसमें सबसे बेसिक वो बेंजीन है, कि बेंजीन या बेंजीन के अलावा वो तमाम स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं जो बेंजीन से रिलेट करते हो। मतलब उनका बेसिक पॉइंट क्या हो? बेंजीन हो। बेंजीन के डेरिवेटिव हो सकते हैं, या बेंजीन का रिएक्शन करा के कोई और प्रोडक्ट हो सकता है। लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स यहाँ पे हम स्टडी करेंगे, लेकिन उस स्ट्रक्चर के अंदर हमें बेंजीन नज़र आनी चाहिए। अगर बेंजीन वहाँ पे मौजूद होगी तब आप उसके लिए एरोमेटिक का वर्ड यूज़ करेंगे। अगर बेंजीन नहीं है तो आप एरोमेटिक का वर्ड उनके लिए, उन कंपाउंड्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते। आगे इसी डेफिनेशन के साथ एक पार्ट है कि वर्ड जो एरोमेटिक है कहाँ से ड्राइव हुआ था। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको एक वर्ड एरोमा, इससे इसको ओरिजिनेट किया गया था। एरोमा का मतलब होता है फ्रेग्रेंट, खुशबू। इससे ये साबित होता है कि उस वक्त जो कंपाउंड डिस्कवर हुए, फर्स्ट ऑफ ऑल जब कंपाउंड्स मिले थे वो स्मॉल कंपाउंड्स जब डिस्कवर हुए थे, साइंटिस्ट ने उनको डिस्कवर किया था, तो स्मॉल कंपाउंड सबसे पहले मिले थे। वो स्मॉल कंपाउंड्स जितने भी थे, जैसे कि बेंजीन या नेफ्थलीन या इसके अलावा कोई और कंपाउंड्स हो सकते हैं जो उस वक्त पाए गए थे, तो उनकी जो नेचर थी वो किस तरह की थी, वो सारे के सारे एक स्पेसिफिक स्मेल रखते थे जितने भी थे। इस वजह से उनको एरोमेटिक का वर्ड उनके लिए यूज़ किया गया था उस टाइम। लेकिन बाद में जिस तरह उनके स्टडी होती रही, उनको आगे मज़ीद आइडेंटिफाई किया जाता रहा, उनके अंदर चेंजेस आती रहीं। ये वर्ड फिर बाद में, ये जो एरोमा का वर्ड था, एरोमा का मतलब हम यूज़ कर रहे हैं कि तमाम के तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तमाम के तमाम एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे, सारे के सारे एक फ्रेग्रेंस, उनके एक प्रॉपर एक स्पेसिफिक जो है स्मेल होगी। लेकिन ये कंसेप्ट बाद में गलत साबित हुआ था कि कुछ साइंटिस्ट ने इस तरह वर्क किया कि उन्होंने कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि साइक्लिक फॉर्म में नहीं थे, जो कि ओपन स्ट्रक्चर थे, उनके अंदर भी ये खुशबू पाई गई थी, जो कि एक एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर जो उन्होंने डिस्कवर की थी। तो इसके सबसे पहले डेफिनेशन, ये प्रॉपर एक डेफिनेशन आ जाती है। यहाँ तक आप इसको एक प्रॉपर एक जो है एक पैराग्राफ की फॉर्म में लिखेंगे। नेक्स्ट आ जाती हैं इसकी प्रॉपर्टीज़। एरोमेटिक कंपाउंड्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अगर इसके अंदर जो बेंजीन है, बेंजीन किस तरह से हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं।
प्रॉपर्टीज़ में एरोमेटिक कंपाउंड्स जितने भी हैं, एरोमेटिक कवर्ड हम कब यूज़ करेंगे? एरोमेटिक कंपाउंड जितने भी हैं वो सारे के सारे उनमें लो हाइड्रोजन टू कार्बन रेशो, अगर कार्बन और हाइड्रोजन को अगर हम चेक करें तो कार्बन और हाइड्रोजन जो होते हैं अगर ये कम अमाउंट में होंगे, स्मॉल अमाउंट में होंगे, इनकी जो अटैचमेंट होगी, फॉर एग्जांपल जैसे बेंजीन है या बेंजीन से रिलेटेड जो स्मॉल स्ट्रक्चर्स बनेंगे उनके लिए हम बोलेंगे एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, जितने भी अब एरोमेटिक कंपाउंड्स एक लेंथी, बहुत लेंथी स्ट्रक्चर्स बनते हैं, लॉट ऑफ इतने बड़े स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिनको स्टडी करना भी मुश्किल हो जाता है, इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं। जिस तरह कोलेस्ट्राइल बेंजोइट, आपने फर्स्ट ईयर के अंदर एक वर्ड सुना होगा, लिक्विड क्रिस्टल के अंदर, लिक्विड क्रिस्टल की जो डिस्कवरी हुई थी ना, फर्स्ट ऑफ ऑल कोलेस्ट्राइल बेंजोइट से हुई थी। अगर आप कोलेस्ट्राइल बेंजोइट का स्ट्रक्चर स्टडी करें ना तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो इतना लेंथी स्ट्रक्चर है कि आपको समझ ही नहीं आएगा। एक बार उसको सर्च करके उसको चेक करना है, कोलेस्ट्राइल बेंजोइट का स्ट्रक्चर। ठीक है ना, मतलब क्या, यहाँ पे हम उन एरोमेटिक कंपाउंड्स, उन कंपाउंड्स को यहाँ पे स्टडी करेंगे जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन जो हैं वो लो रेशो में होंगे, उनकी अमाउंट कम होगी, तब उनकी जो एक स्पेसिफिक स्मेल होती है उनके लिए हम एरोमेटिक का वर्ड यूज़ करते हैं। लेकिन जनरली तौर पर एरोमेटिक का वर्ड ओवरऑल यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन जो हम एरोमेटिक फ्रेगरेंट की बात कर रहे हैं, फ्रेगरेंट आपको कहाँ मिलेगी? वो कार्बन एंड हाइड्रोजन, वो कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन जो है स्मॉल अमाउंट में हो, उनके अंदर हम स्टडी करेंगे इनको। नेक्स्ट है दे हैव अ कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर। ये जो होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स, इनकी एक प्रॉपर एक स्पेसिफिक खुशबू होती है, इनकी एक स्मेल होती है। ये उस वक्त की बातें हैं जब फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो डिस्कवर हुए थे। उसके बाद कुछ अरसे बाद इट वाज सोन रियलाइज दैट कि जो साइंटिस्ट थे उनको बहुत जल्दी इस चीज़ का एहसास हो गया। उन्होंने मतलब जब स्टडी किया, आगे मुख्तलिफ कंपाउंड्स को देखा, उनको किस तरह की उनके अंदर चेंजेस नज़र आई। उनमें कुछ ऐसे कंपाउंड्स थे जो कि एरोमेटिक थे। ठीक है ना, एरोमेटिक कंपाउंड्स, मैनी एरोमेटिक कंपाउंड्स, अक्सर सारे की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे हम। ठीक है ना, मैंने अभी बताया था वो एरोमेटिक कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन जो हैं वो स्मॉल अमाउंट में होंगे, मतलब स्मॉल एरोमेटिक कंपाउंड्स जो हैं उनके अंदर एक स्पेसिफिक जो है स्मेल थी, एक कि मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अक्सर ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी थे जिनके अंदर जो थे ऑर्डरलेस थे। ऑर्डरलेस का मतलब क्या होता है कि उनके अंदर किसी किस्म की कोई खुशबू नहीं थी। हमने शुरू में वर्ड यूज़ किया ना कि एरोमेटिक का वर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल जब डिस्कवर हुआ था, जब ये वर्ड यूज़ किया गया था तो उस वक्त ये साइंटिस्ट के माइंड में था कि जितने भी ये साइक्लिक स्ट्रक्चर्स होंगे उन सब के अंदर एक प्रॉपर एक स्पेसिफिक स्मेल होगी। लेकिन साइंटिस्ट ने जब इसको आगे मज़ीद आइडेंटिफाई करना शुरू किया, इनको सेपरेशन शुरू की, या इनकी जो डिस्कवरी है वो आगे मज़ीद डिस्कवरी इनकी हुई एरोमेटिक कंपाउंड्स की, तो अक्सर ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड डिस्कवर हुए जिनकी किसी किस्म की कोई ऑर्डर नहीं थी, कोई फ्रेगरेंट, किसी किस्म की कोई खुशबू नहीं थी उनके अंदर। ठीक है ना, लेकिन दूसरा उनको क्या चीज़ नज़र आई कि मैनी अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दोज आर नॉट एरोमेटिक, कि कुछ ऐसे भी एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक नहीं आएगा यहाँ पे, ऑर्गेनिक है, कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी डिस्कवर हुए थे बाद में जिनके अंदर फ्रेगरेंट मौजूद थी, जिनकी एक स्पेसिफिक स्मेल थी। ठीक है ना, हमने वर्ड यूज़ किया ना एरोमेटिक का। एरोमेटिक का मतलब जस्ट वो यहाँ पे कंपाउंड्स नहीं आएंगे जो जिनके अंदर एक प्रॉपर एक स्पेसिफिक स्मेल हो। ठीक है ना, तो कुछ ऐसे भी बाद में नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स डिस्कवर हुए जिनके अंदर जो है प्रॉपर एक फ्रेगरेंट थी, प्रॉपर एक स्मेल थी उनकी अपनी। ठीक है ना, तो मतलब क्या हुआ, एरोमेटिक का जो वर्ड है उसका मतलब जस्ट फ्रेगरेंट, मीनिंग तो उसका फ्रेगरेंट है, लेकिन उसको जस्ट हम उन कंपाउंड्स के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे जिनके अंदर फ्रेगरेंट मौजूद हो। ठीक है, तो एरोमेटिक का जो वर्ड है बाद में साइंटिस्ट ने क्या आइडिया लगाया, साइंटिस्ट ने ये आइडिया लगाया कि जो एरोमेटिक का वर्ड है ये तो फ्रेगरेंट से रिलेटेड ही नहीं है, क्योंकि नॉन एरोमेटिक कंपाउंड भी फ्रेगरेंट शो कर रहे हैं। तो उन्होंने फिर क्या आइडिया लगाया, उन्होंने ये सोचा कि एरोमेटिक का वर्ड हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं इनके अंदर जो स्टेबिलिटी होती है वो बाकी कंपाउंड की निस्बत ज़्यादा होती है। ठीक है ना, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि एरोमेटिक का मतलब स्टेबिलिटी हो सकता है। समझ आ गई बात, ये हिस्ट्री की बातें हैं सारी। के बाद में उन्होंने क्या कहा कि एरोमेटिक वर्ड स्टेबिलिटी से रिलेटेड हो सकता है, हम इसको इस तरह यूज़ कर सकते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं। नेक्स्ट, अब उसके बाद जो है उन्होंने क्या देखा कि जो हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड, फॉर एग्जांपल उनको एक लेंथी एरोमेटिक कंपाउंड मिला जिनका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा था। जब साइंटिस्ट ने उसको ब्रेक किया, उसको ब्रेक करते हैं उसका स्मॉलेस्ट पार्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड को जो था वो बेंजीन थी। जिस तरह हम कहते हैं ना कि अगर हम किसी भी सब्सटेंस को, मैटर जो दुनिया के अंदर मौजूद हैं, अगर हम उनको ब्रेक करें तो किसी भी मैटर को ब्रेक करने से आप उसका स्मॉलेस्ट पार्ट किसके ऊपर पहुंच सकते हैं, एटम के ऊपर। ठीक है ना, एटम के आगे उसकी ये है कि
एटम को ब्रेक करेंगे तब जाकर उसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को स्टडी करते हैं। मतलब एक प्रॉपर एक जो एलिमेंट है वो हम एटम को स्टडी करते हैं कि जितनी भी दुनिया के अंदर चीज़ें सारे एटम से मिलकर बनी हुई हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह अब साइंटिस्ट का क्या ख्याल है कि वो ये समझते हैं कि जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं अगर हम उनको ब्रेक करें, उनके अंदर डिग्रेडेशन का प्रोसेस करें कि उनको अगर हम ब्रेक करते हैं तो उनमें आप जो उनका स्मॉलेस्ट पार्ट होता है एरोमेटिक कंपाउंड का वो या तो आपको बेंजीन मिलेगी उसमें, या बेंजीन से रिलेटेड कोई कंपाउंड डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन जैसे कि टोलुइन हो सकती है या बेंजोइक एसिड या लॉट ऑफ और भी हो सकते हैं। मतलब बेंजीन या डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन हो सकता है अगर आप लार्ज जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उनको अगर आप ब्रेक करें तो हम इस पॉइंट पे पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। बेंजीन के एरोमेटिक कंपाउंड जितने भी हैं उन सब में सबसे सिंपल फॉर्म कौन सी होगी एरोमेटिक कंपाउंड की, वो बेंजीन है। ये एमसीक्यूज भी आता है। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ, जिस तरह हमने कहा था अल्केन, उसके लिए सिंपलेस्ट फॉर्म अल्केन की जो है वो मीथेन है। अल्कीन की सिंपलेस्ट फॉर्म इथीन है। अल्काइन की सिंपलेस्ट फॉर्म एथाइन है। एरोमेटिक कंपाउंड की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, बेंजीन, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर जो है बेंजीन हैज़ रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो हेक्सागोनल होता है और हेक्सागोनल जिस तरह हमने स्टडी किया था कि हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है और हेक्सागोनल जो स्ट्रक्चर होते हैं उनमें शेप किस तरह की होती है, जिस तरह आपने ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर स्टडी किया था उसके अंदर भी हेक्सागोनल शेप होती है। अब इनमें हाइब्रिडाइजेशन को अगर देखें तो हेक्सागोनल जो स्ट्रक्चर होता है उनमें हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। मतलब बेंजीन के अंदर भी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो कौन सी होगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन मौजूद होती है। अब आगे एग्जांपल्स हैं कि हमारे पास हेक्सागोनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, जिसके 6 कॉर्नर्स हों। अब जैसे कि ये बेंजीन के सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बेंजीन है, आगे उसके ये डेरिवेटिव हैं, ये आगे बेंजीन के आपस में अटैचमेंट है कि बेंजीन से डिफरेंट हमारे पास कंपाउंड्स तैयार होते हैं। अगर हम इसको देखें तो इसके कॉर्नर्स देखें 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हेक्सा का मतलब 6 होता है, ठीक है ना। तो इसमें देखें हर कॉर्नर पे एक कार्बन एटम मौजूद है। आप बेंजीन का स्ट्रक्चर इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं। देखें इसके अंदर एक बेंजीन के अंदर जो डबल बॉन्ड होते हैं ना, डबल और सिंगल बॉन्ड्स, इसके अंदर अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स। ठीक है, ये बात याद रखें कि जो कि स्ट्रक्चर बनाने में आपको हेल्प आउट करेगी। जब भी कहीं पे आप बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं या बेंजीन से रिलेटेड कोई भी कंपाउंड बना रहे हैं तो ये बॉन्ड्स कहाँ पे आएंगे, अल्टरनेट पोजीशन पे आएंगे। एक डबल आएगा, फिर सिंगल आएगा, फिर डबल बॉन्ड होगा, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। इसी तरह से इनके अरेंजमेंट होगी। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस तरह से स्ट्रक्चर बना देते हैं, जैसे बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, इस तरह से बॉन्ड्स लगाए होते हैं, ठीक है ना। इस तरह गलत है, अल्टरनेट पोजीशन पे बॉन्ड्स आते हैं, इस तरह से शेप गलत हो जाती है। अगर कहीं पे बेंजीन का मैकेनिज्म ड्रॉ नहीं कर रहे, जस्ट आप रिएक्शंस कर रहे हैं या आप जस्ट कहीं पे उनका नाम लिख रहे हैं, तो बजाय इस इन बॉन्ड्स के आप क्या करें, बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें जैसा कि हेक्सागोनल 6 है। इसके बाद इसके अंदर आप क्या करें, एक सर्कल सा लगा दें इस तरह से, ठीक है ना। ये सर्कल भी इन्हीं अल्टरनेट पोजीशन को शो कर रहा होता है। इसका मतलब क्या होता है कि इसमें देखें जो पाई बॉन्ड्स हैं ना, पाई बॉन्ड्स के अगर आप इनके साथ जिस एटम के साथ ये अटैच हैं सारे सिमिलर एटम्स हैं, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी सारे कार्बन एटम्स हैं। तो ये जो पाई बॉन्ड्स होते हैं ये किसी भी कार्बन किसी भी पोजीशन पे फिक्स नहीं होते, ये उसी रिंग स्ट्रक्चर के अंदर ना मूव करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल ये पाई बॉन्ड यहाँ आएगा, ये आगे मूव कर जाएगा, ये आगे मूव कर जाएगा, फिर ये इधर आ जाएगा, फिर इस तरह से इनके अंदर ये मूवमेंट चलती रहती है, ठीक है। ये सर्कुलेट करते रहते हैं, रेजोनेंस की फॉर्म में होते हैं। तो हम इसके स्ट्रक्चर को आसानी के लिए इन बॉन्ड्स को शो करने की बजाय हम क्या करते हैं, इस तरह का एक सर्कल शो कर देते हैं। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो पाई बॉन्ड्स हैं वो लगातार इस स्ट्रक्चर के अंदर रोटेट कर रहे हैं, उनके हमें फिक्स पोजीशन का नहीं पता है वो कहाँ पे मौजूद होंगे, ठीक है ना। तो आप इस तरह से बेंजीन के स्ट्रक्चर को शो करें या फिर इस तरह से शो करते हैं, दोनों तरह से ठीक है। अब उसके साथ जो है नेक्स्ट इसकी एग्जांपल आ जाती है जिसमें बेंजीन के ऊपर अगर एक मिथाइल ग्रुप लगाओ। ये कंपाउंड्स हैं जो बेंजीन से एरोमेटिक कंपाउंड्स, इनकी पहचान करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इनकी पहचान नहीं करेंगे तो आपको आगे रिएक्शंस लिखने में, रिएक्शंस को समझने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा आपको। तो अभी जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहीं पे आप जो नेम आपकी बुक में दिए हुए हैं जस्ट आप ये नाम याद करें और यहीं से आपके जो जितने भी रिएक्शंस हैं यहीं से प्रोसीड हो जाएंगे, ठीक है ना। अब इसका नाम क्या है, जिनमें प्रॉपर एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है और हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के साथ साथ इसमें या तो आपको ये सर्कल नज़र आना चाहिए या इसमें ये अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स होने चाहिए। अगर ये नहीं होंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं स्ट्रक्चर इस तरह से ड्रॉ करता हूँ हेक्सागोनल, देखिए 6 कॉर्नर्स हैं उसके,
लेकिन अंदर कोई बॉन्ड नहीं बना हुआ, पाई बॉन्ड, ना सर्कल लगाया मैंने, ना इस तरह सिंगल या डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड तो है, डबल बॉन्ड शो नहीं किया मैंने कोई भी, तो इसका मतलब ये बेंजीन नहीं है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके अंदर एक बॉन्ड बना दूं तब भी ये बेंजीन नहीं है, साइक्लिक फॉर्म है लेकिन बेंजीन नहीं है, एरोमेटिक नहीं कह सकते हम इसको। एरोमेटिक के लिए बेंजीन का होना लाजमी है। अगर यहाँ पे मैंने 2 डबल बॉन्ड बना दिए, अल्टरनेट पोजीशन है, लेकिन देखें अल्टरनेट, यहाँ पे अल्टरनेट का मतलब है एक डबल एक सिंगल, यहाँ पे डबल है फिर सिंगल है फिर डबल है फिर सिंगल है, फिर डबल आना चाहिए, यहाँ पे डबल नहीं है, तो मतलब फिर भी आप ना इसको बेंजीन कह सकते हैं ना इसको एरोमेटिक कह सकते हैं। साइक्लिक स्ट्रक्चर है लेकिन बेंजीन या एरोमेटिक नहीं है। अगर मैं यहाँ पे तीसरा बॉन्ड लगा दूँ, अब ये आपके पास जो है एरोमेटिक भी है और इसको बेंजीन भी आप लोग कह सकते हैं। ओके, ये चीज़ें याद रखनी है, सबसे बेसिक है। उसके बाद अगर इसी बेंजीन, अब देखें बेंजीन के, अब जैसे ये स्ट्रक्चर हम स्टडी कर लें, बल्कि इसको कर लेते हैं। आपको पता है कि हर कॉर्नर पे एक कार्बन एटम मौजूद है। कार्बन एटम की वैलेंसी चेक करें, यहाँ पे एक कार्बन एटम कितने बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड ये ऊपर बना हुआ है, एक ये और एक पाई बॉन्ड, टोटल कितने बॉन्ड है 3 बॉन्ड, लेकिन कार्बन के तो 4 बॉन्ड होते हैं, तो मतलब ये स्ट्रक्चर हमारा ठीक नहीं है, फिर ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो हमें ये पता है कि जब हम साइक्लिक स्ट्रक्चर शो करते हैं ना साइक्लिक फॉर्म में, वहाँ पे हाइड्रोजन एटम को शो करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप शो कर दें तो ठीक है, अगर शो नहीं भी करेंगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है। अब इसका है कि हर एक कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन एटम मौजूद है, जिसको जब हम साइक्लिक फॉर्म में लिखेंगे तो उसको शो करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। ये पॉइंट भी याद रखना है कि कार्बन के आप देखें 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हैं। अगर आप हाइड्रोजन को नहीं लिख रहे, साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, हाइड्रोजन को शो नहीं कर रहे, तब भी कोई गलत नहीं होगा, तब भी ठीक है ना। अब देखिए अगर ये जो है, अगर किसी इन्हीं में से सारी सिमिलर कंडीशंस हैं हर जगह पे, कार्बन कार्बन बॉन्ड है और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 तरह के बॉन्ड्स हमें नजर आ रहे हैं इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। अगर कहीं से मैं एक हाइड्रोजन को हटा के, कहीं से भी किसी भी जगह से एक हाइड्रोजन को हटा के अगर मैं वहाँ पे CH3 ग्रुप लगाता हूँ, मिथाइल ग्रुप, ठीक है, तो अब आपके पास ये बेंजीन नहीं है, फिर डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन है कि आपने बेंजीन को तो यूज़ किया था ना, ये बेंजीन की कंडीशन है, लेकिन बेंजीन को यूज़ करके हमने क्या कर दिया, उसको एक नई शेप दे दी बेंजीन को। तो अब आपके पास ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पे लग गया, इसको बोलेंगे डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। इसका प्रॉपर नेम क्या होगा, इसको बोलते हैं टोलुइन। टोलुइन भी पढ़ते हैं कुछ लोग टोलुइन भी पढ़ते हैं, दोनों तरह से ठीक है। टोलुइन जो है, इसके जब बेंजीन के साथ एक हाइड्रोजन को हटा के एक मिथाइल ग्रुप साथ लगा दिया जाता है तो इसको टोलुइन का नाम दिया जाता है। ओके, उसके साथ नेक्स्ट देखें, ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसमें क्या है, ये फ्यूज्ड फॉर्म है। फ्यूज्ड फॉर्म, फ्यूज का मतलब होता है बेंजीन का एक दूसरे के साथ अटैच हो जाना, ठीक है ना। आप इसमें देखें, ये एक बेंजीन है प्रॉपर, इस तरह यहाँ पे मैंने बॉन्ड्स बनाए हैं ना, तो बॉन्ड्स की पोजीशन कोई भी हो सकती है, आप सर्कल भी लगा सकते हैं दोनों के अंदर। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक बेंजीन, ये दूसरी बेंजीन है, ठीक है ना। फ्यूज फॉर्म, एक बेंजीन दूसरी बेंजीन से अटैच है और इनके अंदर जो है कॉमन एक कार्बन एटम्स होते हैं, इनमें कॉमन कार्बन है कि एक कार्बन इधर भी रिंग के साथ है, इधर भी रिंग के साथ अटैच होते हैं, इस तरह से स्ट्रक्चर्स बनते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड बनाया था, इधर भी डबल बॉन्ड था, फिर डबल बॉन्ड यहाँ पे था। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल देखें, अगर मैं डबल बॉन्ड एक यहाँ पे बना रहा हूँ, पहले इसकी पोजीशन को चेंज कर रहा हूँ, हर तरह से आप बना सकते हैं, लेकिन अल्टरनेट पोजीशन होनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या आएगा, सिंगल, फिर यहाँ पे डबल, यहाँ पे सिंगल, फिर यहाँ पे डबल। देखिए पोजीशन चेंज हो चुकी है, फिर जिस तरह ये पोजीशन चेंज हुई, फिर इसकी भी पोजीशन चेंज हो जाएगी। अब ये कार्बन जो था, इसने डबल बॉन्ड बना लिया ना, ये डबल है, फिर क्या आएगा इस कार्बन का, सिंगल बॉन्ड ये वाला, फिर यहाँ पे डबल आएगा, ये सिंगल, फिर ये डबल। इस तरह से इनको याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है ना। जब इस तरह 2 या 3 बेंजीन रिंग्स आपस में अटैच हों तो स्टूडेंट्स को ये बॉन्ड्स लगाने में बड़ा मसला बनता है। तो बॉन्ड्स लगाने में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, इस तरह लगाएं या इस तरह लगाएं, लेकिन एक चीज़ याद रखेंगे, अल्टरनेट पोजीशन हर लिहाज से होनी चाहिए। देखें ये पाई बॉन्ड है, ठीक है ना, इधर भी सिंगल बॉन्ड इसी रिंग के अंदर, अगर आप दूसरी रिंग के अंदर मूव करते हैं, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल आर है, इस तरह भी अल्टरनेट कंडीशन है, इस तरह भी अल्टरनेट कंडीशन है, इसकी इस तरह भी अल्टरनेट कंडीशन है, इस तरह भी अल्टरनेट कंडीशन है। तो हर तरह से अल्टरनेट कंडीशन को लाजमी माइंड में रखना है जब इसके बॉन्ड्स ड्रॉ करेंगे। ओके, या आप अपनी आसानी के लिए क्या करते हैं, ये बॉन्ड्स आप शो नहीं करते। फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक सर्कल सा लगा देते हैं, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी, तब भी ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो इसी से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक है, नोमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन, ठीक है ना। तो नोमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन में इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ बेंजीन रिंग,
बेंजीन रिंग को सामने रखते हुए अली साहब